क्वेश्चन नंबर 1, इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो प्यारे साथी, आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर आपको ये पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। देखो प्यारे साथी, आपको पता है संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। छा है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा है। ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है। तो अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखो ए वाला ऑप्शन जो है वो भी संयुक्त व्यंजन है। छा वाल ये बी वाले भी ऑप्शन में संयुक्त व्यंजन है और सी वाले ऑप्शन में भी संयुक्त व्यंजन है। लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। और देखो ऑप्शन में तो ये जो डी वाले ऑप्शन में सा है ये इन चारों में नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन से नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से वर्ण है जो अल्प प्राण वर्ण नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब देखिए व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। अगर व्यंजन देखते हैं, व्यंजनों की संख्याओं को देखते हैं तो आपको पता है एक का वर्ग होता है, खा वर्ग होता है, गा वर्ग होता है, घा होता है, ये सब होते हैं। सभी को हमने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखो जो पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ण आ जाए, जैसे आपका का आ जाए, खा को छोड़ दो, का खा गा आ जाए, आपका घा छोड़ दो, अड़ा आ जाए, ये तीनों क्या है? आपके अल्प प्राण वर्ण है। तो ये ऐसे ही आपको चा वाले वर्ग में देखना है, फिर टा वाले वर्ग में देखना है। तो कह सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो मिल जाए तो वो कौन सा होगा? अल्प प्राण होगा। तो देखो इसमें बी वाले ऑप्शन में देखो चा है जो पहले में आता है, और सी वाले ऑप्शन में देखो डा है वो तीसरे वाले में आता है, डी वाले ऑप्शन में देखो ता है जो पहले में आता है। यानी हम कह सकते हैं ए, बी, सी और डी ये तीनों क्या है? अल्प प्राण वर्ण में आते हैं। लेकिन आपका जो खा और घा है ये महाप्राण में आता है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में जो भी दिक्कत थी मैंने समझाने की कोशिश की और आप समझ गए। अगर समझे नहीं हो फिर से इस चीज को समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में आ सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आपसे पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है। तो प्यारे साथी, भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करूं तो वो वर्ण है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद है। शब्द है पवित्र। इस पवित्र में आपको बताना है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद करना है यानी संधि को तोड़ना है। तो देखो पवित्र, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पवित्र में कौन सी संधि है। तो आपकी अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो देखो अयादि संधि है तो इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? पो प्लस इत्र हो जाएगा। पो प्लस इत्र होगा तभी पवित्र बनेगा। देखो पो प्लस इत्र ए वाले ऑप्शन में नहीं है, बी वाले ऑप्शन में नहीं है, सी वाले में नहीं है, सिर्फ डी वाले ऑप्शन में पो प्लस इत्र है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि पवित्र में कौन सी संधि है तो आपको ध्यान रखना है कि अयादि संधि है। अयादि स्वर संधि में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। जो शब्द है प्रत्येक, इसका आपको सही संधि विच्छेद करना है। तो देखो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस एक। क्या होगा? प्रति प्लस एक हो जाएगा तभी मिलकर बनेगा प्रत्येक। अब बात आती है कि प्रति प्लस एक किस ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन ही राइट है, यानी आपका पहला ऑप्शन राइट हो गया। अब बात आती है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब आपको बताना है कि जो शब्द चंद्रोदय लिखा है इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर संधि पूछी गई है तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें गुण संधि है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के आपको ध्यान रखना है 5 भेद होते हैं। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, और आपका वृद्धि है, यण है और अयादि है। ये सब आपके
अयादि, ये सब आपके क्या है, पांचों स्वर संधि में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आपने आसानी से समझ लिया होगा और कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है कि जो अवनत शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। देखो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द से पहले लगते हैं और फिर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे अब और प्लस नत कर देते हैं तभी अवनत बनेगा। तो देखो अब है जो उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि देशांतर में कौन सा समास है। अब आपको बताना है कि देशांतर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है कि देशांतर में जो समास है वो है तत्पुरुष समास, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दीनानाथ में कौन सा समास है। ये आपको बताने की बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। तो प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है कि जो दीनानाथ शब्द है इसमें कर्मधारय समास है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संतरा किस भाषा का शब्द है। तो प्यारे साथी आपको बताना है कि जो शब्द लिखा है संतरा, ये किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली, तुर्की, अंग्रेजी या अरबी। तो संतरा जो शब्द है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विनायक का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको बताना है कि जो विनायक शब्द लिखा है इसका पर्यायवाची क्या है, सुर है, पवित्र है, शत्रु है या गणेश है। तो विनायक का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गणेश, यानी गणेश को हम विनायक भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कानन का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको बताना है कि जो कानन शब्द लिखा है इसका पर्यायवाची क्या है, पुष्प है, विहिप है, वन है, पुत्र है। तो कानन का पर्यायवाची होता है प्यारे साथी, क्या होता है, वन होता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मूक का विलोम शब्द है। अब बताना है कि मूक जो शब्द है इसका विलोम क्या है, हास है, साप है, गौड़ है या बाचाल है। तो प्यारे साथी मूक का जो विलोम है वो है बाचाल, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि जो गणना योग्य ना हो उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे। जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, गण्य कहेंगे, नगण्य कहेंगे, असंख्य कहेंगे, अधिगण्य कहेंगे। तो जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, असंख्य कहते हैं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है। अब आपको बताना है कि दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे, दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता या सूक्ष्म दृष्टा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूरदर्शी, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बड़े उद्देश्यों में सफलता डैश डैश हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। अगर बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें अपने स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है, यहाँ पर सही हेतु आना चाहिए, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है राम पढ़ता है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। तो प्यारे साथी आपको बताना है कि जो राम पढ़ता है ये कैसा वाक्य है। तो ये सरल वाक्य है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं, एक सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, तो यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अंगूठी का नंग होना का अर्थ है बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या बहुत कीमती। तो आपका अंगूठी का नग होने का अर्थ है बहुत कीमती, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोहा कोश के रचयिता हैं। प्यारे साथी आपको बताना है दोहा कोश के रचयिता कौन है। दोहा कोश के रचयिता लुइपा है, जोइंद्र है, सरहप्पा है या कहप्पा है। तो दोहा कोश के जो रचयिता है तो वो कहप्पा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।